कक्षा 10 का अंशाल पेपर 2024 822 आइए है, जिसके मैं बहुविकल्पी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जा करके देख लेंगे तो बहुविकल्पी आपको मिल जाएंगे। खंड बा प्रश्न नंबर 21 से इसके बताएंगे। कक्षा 10 के मैथ का अंशाल पेपर है 2024 का। तो खंड बा में 21वें का प्रश्न है। आइए देखते हैं 21वें का प्रश्न क्या है। यदि बिंदु x 5 तथा 2-3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे इसमें। तो देखिए पहले बिंदु को a मान लेते हैं, दूसरे को b मान लेते हैं। तो x5 x1 y1 हो गया, 2-3 x2 y2 हो गया। तो बिंदु ए बी माने हैं चूंकि, तो ए बी बराबर 17 मात्रक दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर √x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो d का मान दिया है यहाँ ए बी का मान क्या दिया है 17 भी रखेंगे। x1 x2 y1 y2 का मान उठा के यहाँ से रख देंगे। तो x - 2 और 5 धन 3 ये मान रख देंगे उठा के, होल ऑफ स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो ए बी का मान यहाँ रख दिया 17 और वर्ग करेंगे तो 17 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इधर अंडर हट जाएगा यहाँ, तो 17 का वर्ग कितना 289 और x ऋण 2 का होल ऑफ स्क्वायर 5 3 8 का वर्ग। तो x ऋण 2 का होल ऑफ स्क्वायर का मतलब a ऋण b के होल ऑफ स्क्वायर से इसको खोल देंगे। x स्क्वायर धन 4 अर्थात b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab तो -4x 8 × 64 हो गया। 17 का वर्ग 289 हो गया। 289 उठा के दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 289 हो जाएगा। अब हम ये पूरा पद उठा के दाहिनी तरफ, अब बाईं तरफ 0 रख देंगे, या करके पूरा पक्ष पलट दिया हमने, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस का 4x 68 में से 289 घटाएंगे माइनस का 221 आ जाएगा। 221 का गुणनखंड करेंगे तो 17 से कटेगा, तो 17 से काटेंगे आएगा 13 और फिर 13 से 13 कटेगा तो ये हो गया हमारा 17 × 13 हमारा गुणनखंड हो गया 221 का। 13 × 17 या 17 × 13। अब चूंकि x स्क्वायर का गुणांक के पहले यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है और 221 जो अचर राशि माइनस है तो प्लस माइनस है यहाँ पे। तो ये जो बीच वाली संख्या 4x ऋण की है तो जोड़कर घटा कर आएगी। तो चूंकि 4 के पहले ऋण है इसलिए बड़ी संख्या को हम ऋण की रखेंगे और छोटी संख्या को धन की रखेंगे। कहने का मतलब ये हो जाएगा ऋण का 17x और धन का 13x। तो लिखेंगे x स्क्वायर ऋण का 17x धन का 13x। तो 13x में 17x घटाएंगे तो ऋण का 4x ही आएगा। माइनस का 221 बराबर 0। अब जब 4 पद बन जाए तो दो पदों में x स्क्वायर ऋण 17 x स्क्वायर ऋण 17x और 13x ऋण 221 में कामन। तो x स्क्वायर ऋण 17x में कामन है x, तो बचेगा x ऋण 17 और 13x ऋण 221 में कामन है 13, तो यहाँ भी बचेगा x ऋण 17। अब इन दोनों पदों में x - 17 कामन है तो अंदर बचेगा x + 13 x धन 13 बराबर 0। पहला नंबर ले लेंगे, यदि x ऋण 17 बराबर 0 तो x बराबर कितना 17। दूसरे नंबर में ले लेंगे, यदि x धन 13 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 13। तो इस प्रकार से x के दो मान आ गए 17 तथा माइनस का 13। यही आंसर में पूछ रहा था कि x का मान ज्ञात करिए। अगला प्रश्न ख नंबर का है। देखिए ख नंबर का प्रश्न है, यदि बिंदु 1 4 a - 2 और -3 16 सररेख है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 3 बिंदु सररेख है तो a का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला बिंदु 1 4 x1 y1 मान लेंगे, दूसरा बिंदु a - 2 x2 y2 मान लेंगे और तीसरे बिंदु को -3 16 को xy मान लेंगे। अब चूंकि ये तीनों बिंदु सररेख है तो प्रथम दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण के सूत्र में रख देंगे, ठीक है ना। तो रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है दो बिंदुओं के लिए, जब दो बिंदु ज्ञात हो तो रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1 और दूसरे कोष्टक में x - x1। तो हमारा x1 y1 हो गया 1 4, x2 y2 हो गया a ऋण 2। तो y - y1 का मान कितना होगा यहाँ से 4 और y2 का मान -2, y1 का मान 4, x2 का मान a और x1 का मान 1। x - x1 यहाँ रख देंगे 1। इस तरह सब मान रख दिए यहाँ पे और इसको जो है y ऋण 4 a ऋण 1 का तिर्यक गुणा करेंगे तो y ऋण 4 में इसका गुणा हो जाएगा। अभी कर देंगे गुणा और -2 में -4 जोड़ेंगे -6 x ऋण 1। इसके बाद हम अब ये जो x और y है रेखा में, तो x y
ये तीसरा बिंदु रख देंगे। तीसरे बिंदु को -3 को x और 16 को y मान लेंगे। तो ये y की जगह 16 और x की जगह -13 रख दिया। 16 में से 4 घटाएंगे कितना, 12। कोष्टक में बचेगा a-1 बराबर हमारा -6 गुणे -3 में से -1 जोड़ेंगे तो -4, तो 6 चौको 24 क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का गुणा प्लस 12 गुणे में है तो इसको बटे में ले आए यहाँ पे। तो a-1 बराबर 12 दूनी 24, 2 हो गया। तो a-1 बराबर कितना, 2। तो a बराबर 2 धन 1 को इधर ले आएंगे तो a का मान कितना हो गया, a का मान 3 हो गया। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये तो पहली विधि है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा के समीकरण के सूत्र में शुरू के दो बिंदु रख दो। अब फिर हल करने पर एक्स वाई के पदों में समीकरण आएगा तो तीसरा बिंदु को एक्स वाई मान के एक्स वाई का रख दो तो ए का मान आ जाएगा, ठीक है ना। वीडियो यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के गणित के व्याख्या सहित प्रश्न हल करते हुए मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो अब इसमें दूसरी विधि भी है, या जिसे 3 बिंदु सररेख हैं, कौन कौन से बिंदु, तो दूसरी विधि भी देख लीजिए, द्वितीय विधि। इसको भी समझा देता हूँ, दोनों में से कोई विधि जो सरल लगे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा में जो भी सरल लगे तुम लोगों को वो लगा दीजिएगा। बिंदु हमारे क्या है, 1 4 a-2 और तथा या और लिख के कितना -3 16, ये 3 बिंदु हैं। तो हम 3 बिंदुओं को x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लेंगे। अब 3 बिंदु, चूंकि तीनों बिंदु क्या है, सररेख हैं, तो त्रिभुज का सूत्र जानते हैं हम, ठीक है ना। क्या, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। अगर हम एक बड़ा कोष्टक लगा के 1/2 लिख दे, क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। यदि हमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बिंदु ज्ञात हो तो चूंकि यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल है निकालना है तो हमें 1/2 ना लिख के बराबर 0 लिख देंगे। ये सूत्र को 0 के बराबर लिख दीजिए, 1/2 नहीं लिखना है, तो ये सररेख होने का सूत्र हो जाएगा। अब इन तीनों बिंदुओं के मान उठा कर रख लीजिए, हल कर दीजिए तो ए का मान यही आ जाएगा, 3 ही आएगा हमारा ए का मान, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना, ये इस तरह। तो रख देते हैं x1, तो x1 का मान 1, y2 का मान कितना है, -2 y3 का मान है 16 प्लस x2 का मान कितना है, यहाँ से देखते रहें, x2 का मान है a, y3 का मान है 16 माइनस y1 का मान कितना है 4 प्लस x3 का मान कितना है -3। ये ऐसे फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, अगले स्टेप में कर देंगे। y1 का मान कितना है 4 माइनस y2 का मान कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये ऐसे बराबर कितना, 0। 1 लिखें चाहे ना लिखें, -2 में से -16 जोड़ेंगे तो -18 प्लस 16 में से 4 घटाएंगे 12, तो ये क्या हो जाएगा, 12a हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, 4 में से 2 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, 4 में से 2 जोड़ेंगे तो 6, मतलब -3 में 6 का गुणा हो जाएगा, बराबर कितना, 0। ये हो जाएगा 12a माइनस का 18 अच्छा 18, तो -18 तो ये है ही है, पहले हमने 12a लिख दिया, अच्छा माइनस का 18 ये भी हो गया, ठीक है ना। तो 12a अब -18 कितना, माइनस का 36 बराबर 0। तो 12a बराबर -36 दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 36/12, 12 तिहाई 36, तो a का मान कितना आया, 3। वही आ रहा है जो हमने पहली विधि से निकाला था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 21 के खा का ये पहली विधि है और ये दूसरी विधि है। दोनों में से जो विधि सरल लगे उसमें से सवाल को लगा सकते हैं। उत्तर हमारा a का मान 3 ही आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है जो है 21वें का ग नंबर है। अगला हमारा 21वें का ग नंबर का प्रश्न है। पेन नहीं चल रहा है ये, ठीक है, ठीक है। ऐसे
21वें का ग नंबर सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा प्लस कास थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 2 सेक थीटा। ये हमारा प्रश्न है 21वें का नंबर, त्रिकोणमिति का प्रश्न है ये। तो है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा, ठीक है, प्लस कास थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल कितना है 2 सेक थीटा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष हमारा 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा प्लस कास थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ये तो हम कास थीटा 1 प्लस साइन थीटा ले लेते हैं, एलसीएम इसका ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये कास थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा ये हो जाएगा। एलसीएम का हर में भाग देंगे तो कास थीटा कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा में गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा कितनी बार 2 बार है, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस फिर से 1 प्लस साइन थीटा का इस एलसीएम में भाग देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। कास थीटा का कास थीटा में गुणा हो जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर जो लिखा है, तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसका विस्तार कर देंगे तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी होता है, ए का मतलब 1 और बी का मतलब साइन थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमारा पहले से लिखा है, ठीक है ना, अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा है। ये हम सर्वसंख्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो प्लस लगा है तो प्लस लगा दें, इन दोनों का मान इकट्ठा मिला के 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा अपान कास थीटा, नीचे वाले से कुछ नहीं बोलना है, 1 प्लस साइन थीटा, ये कास थीटा गुणे 1 प्लस साइन जो एलसीएम है, इसे कुछ नहीं बोलना, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते रहें। अब देखिए एक एक जोड़ के कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपान कास थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये इन दोनों पदों में क्या कॉमन है 2, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा आंसर से कट जाएगा भाग देने पर, मतलब काट दिया, ठीक है ना, बराबर है इसलिए कट जाएंगे। अब ये बचा 2 बटे कास थीटा, 2 बटे कास थीटा को लिखेंगे 2 गुणे 1 बटे कास थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कास थीटा हर में है, और 1 बटे कास थीटा किसका उल्टा होता है सेक थीटा का, तो 2 इंटू सेक थीटा। इस तरह से हमने बायां पक्ष लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिया था, तो हमारा कौन सा राइट हैंड साइड आ गया, तो ये हो गया राइट हैंड साइड प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। प्रश्न देख लें, नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पे ये था दूसरे का नंबर, ये इस तरह से नोट कर लें प्रश्न को, ठीक है। ये अब अगला है दूसरे का 21वें का घ नंबर। तो 21वें का घ नंबर प्रश्न क्या है प्रश्न देख लेते हैं। निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब माध्यिका ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, 21वें का ग नंबर है वर्ग अंतराल सांडिल बना ले, वर्ग अंतराल, इसके बाद फिर बारंबारता f लिख लेते हैं। तो देखिए वर्ग अंतराल हमारा लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है ना। और बारंबारता है 6, 9, 20, 15, 9। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। संगत बारंबारताएं हैं 6, 9, 20,
15 और फिर 9। अब देखिए चूंकि ये हमारा किस प्रकार का आंकड़ा है, वर्गीकृत आंकड़ा है, क्योंकि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो इस तरह से माध्यिका हमें निकालना है तो संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता। तो ये 6 में से 9 जोड़िए, 9 6 15, 15 में से 20 जोड़िए तो 35, 35 में से 15 जोड़ेंगे तो 50, 50 में से 9 जोड़ेंगे तो 59। ये इस तरह से बारंबारताओं का योग कर दीजिए सिग्मा एफ, या इसी को एन बोलते हैं। तो इनका योग कितना हो जाएगा पूरे का? जो अंतिम संचयी बारंबारता आई है वही योग होगा। अब हम निकाल लेंगे n/2, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, अब सूत्र में लगेगा, ठीक है ना। तो n/2 बराबर 59 बटे क्या हो जाएगा? 2। तो 59/2, इसका आधा कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 नाम 18.5, 29.5 आया n/2। अब ये जो n/2 निकाला जाता है, ये जितनी संख्या आई है, इसको हमें संचयी बारंबारता में देखना है। तो संचयी बारंबारता में कहाँ होगा? ये 15 में तो होगा नहीं, तो ये 35 वाले इसमें होगा। ये इस वाले 35 जहाँ संचयी बारंबारता है, इसमें 29.5 होगा। तो जिस संचयी बारंबारता में n/2 मिल जाए वही हमारा पूरा ये, तो इसको ये वाला पूरा हम लेंगे, वर्ग अंतराल 20 30 इस तरह से। तो माध्यक निकालने का सूत्र हमारा क्या है? माध्यिका निकालने का जो है, जो हमारा सूत्र है, तो यहाँ पे माध्यिका बराबर होता है L + H/F, और होता है n/2 - CF संचयी बारंबारता। ये हमारा होता है सूत्र माध्यिका निकालने का, ठीक है। जहाँ L क्या है? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। ये हमारा वर्ग अंतराल आ गया पूरा इसी के सामने, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितनी है यहाँ पे? 20 है, ठीक है ना। पहले बता, H क्या है? वर्ग का अंतराल, 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, ये सब अंतराल 10 ही है, तो हम डायरेक्ट यहीं पर रख देंगे, हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद फिर जो है F क्या है? वर्ग अंतराल की बारंबारता, वर्ग अंतराल की बारंबारता, और n/2 का मान हमें पता है। और CF क्या है? वर्ग अंतराल के ऊपर वाली संचयी बारंबारता, मतलब 15, ये CF है। तो माध्यिका m लिख देते हैं, बार बार माध्यिका नहीं लिखना पड़े। तो m बराबर L का मान कितना है? 20 प्लस H का मान कितना है? 10 बटे F का मान कितना है? 20, n/2 का मान 29.5 है, माइनस संचयी बारंबारता कितनी? जो वर्ग अंतराल ना आए ना, उसके ऊपर की संचयी बारंबारता होती है CF, तो ये हो जाएगी 15। हल कर लीजिए, तो 20 प्लस 10 × 1 = 10, 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 1/2, 29.5 और 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5, और 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14.5। ये हो गया 14.5, तो ये हो गया 20 धन 14.5/2। तो 20 प्लस, इसको काट दीजिए, 2 7 14, ये आ जाएगा 7.25। काट के देख लीजिएगा भाई, 2 7 14, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 0 बढ़ा देंगे, दशमलव लगे तो 2 5 10, 20 में से 7.5 जोड़िए तो कितना? 27.25। ये हमारी माध्यिका हो गई, ठीक है। तो ये हो गया 21वें का घ नंबर का प्रश्न हो गया। तो इसका आंसर हो गया कितना? 27.25, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला अंगा नंबर का जो प्रश्न है, 21वें का अंगा नंबर, संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे एलसीएम निकालेंगे। 92 और कितना है? 510, इस तरह से इनका एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 92 का पहले करेंगे फैक्टर, इसी तरह 510 का भी करेंगे फैक्टर। तो 2 से काटिए, 2 4 को 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना हो गया? 2 × 2 × 23, 23 अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटेगी।
सीधे 23 से कटेगी। फिर इसको काटिए 2 से 510 को, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर ये 5 से कटेगा, तो 5 से काटिए, 5 पचा 25, 5 अक्के 5, 17 3 51, 3 से भी कट जाता, 3 17 3 51। तो ये कितना हो गया, क्रम से लिख लेते हैं। 17 से 17 कटेगा, अभाज्य हो गया। ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है ना। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया। अब लासा कैसे निकालते हैं, LCM, किसका LCM, 92 और 510 का। तो 92 510 का LCM, जो संख्या मिले उसको एक बार लिखना। 2 2 मिल रहा है तो एक बार 2 लिखिए, फिर और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, जो बचे, तो ये ऊपर वाले में 92 वाले में 2 गुणे 23 बचा और इसमें 3 गुणे 5 गुणे 17 बचा, पूरा लिख लेना है। 2 गुणे 23 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इन सब का कर दीजिए गुणा, यही हमारा LCM हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60, 60 गुणे 23 गुणे 17। 60 में 23 का गुणा करिए, फिर जो आए उसका 17 में गुणा करिए, तो पूरे का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23,460। गुणा कर लीजिएगा, तीनों संख्याओं का इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया हमारा। अगला 21वें का 4 नंबर का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए देखिए बहुत बोर्ड परीक्षा में आते हैं कि सिद्ध करिए। तो हम मान लें, देखिए अगला क्वेश्चन है, माना देख सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हमें अपरिमेय सिद्ध करना है √3 को। तो हम मान लेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, उसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है ना। परिमेय मान लिया। अब इसके बाद चूँकि हम √3 को परिमेय मान लिया, तो जो परिमेय मान लिया इसलिए P/Q के बराबर √3 को रख देंगे, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसका √3 बराबर P/Q का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो √3 का 3 हो जाएगा, P²/Q² हो जाएगा, 3 गुणा कर देंगे तो 3Q² बराबर कितना, P², या P² को इधर रख लिया, 3Q² को दाहिने साइड रख दिया। अर्थात इसका क्या मतलब है, चूँकि Q² के साथ 3 का गुणा है, इसका मतलब और किसके बराबर है, ये पूरा P² के बराबर है। इसका मतलब ये है कि P² 3 से कटेगा। क्यों कटेगा, विभाजित होगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 3 का Q² के साथ गुणा है और 3 गुणे Q² P² के बराबर है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जिसे मैं लिख दूँ कि 15 और 3 का गुणनखंड 3 गुणे 15, तो देखिए 15 3 से भी कटेगा और 15 5 से भी कटेगा, क्योंकि इसके बराबर, ये 3 गुणे 5 किसके बराबर, 15 के बराबर। इसी तरह यहाँ पे जो है 3 गुणे Q² P² के बराबर है। इसका मतलब 3 से P विभाजित होगा। अर्थात वही मैंने लिखा P² 3 से विभाजित है। तब जब P² 3 से विभाजित है तब 3 P को भी विभाजित करेगा। ये क्या बात है, मतलब 3 P को जब P² को विभाजित करेगा तो P को, जिसे मान लीजिए कि 16 को 2 विभाजित कर रहा है और 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो ये क्या बात है, 16 लिखो चाहे 4 का वर्ग लिखो, तो 2 विभाजित करता है 4 के स्क्वायर को अर्थात 16 को। तो जब 2 विभाजित करता है 4 के स्क्वायर को अर्थात 16 को, तो 2 4 को भी विभाजित करेगा, समझ गए ना। तो 3 P² को विभाजित करता है तो 3 P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इसलिए मतलब P के अंदर 3 का एक गुणनखंड शामिल है, सम्मिलित है, छिपा हुआ है। तो इसलिए हमने माना P बराबर 3C, जहाँ C एक कोई संख्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। अब हम जो है P को 3C के बराबर मान लिए हैं, ठीक है। तो हम इस संबंध में ये जो हमारा P² बराबर 3Q² आया है, यहाँ पर P का मान रख देंगे 3C। तो 3C का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 3Q² तो है। तो 3C का वर्ग कितना हो जाएगा, 9C² और 3Q²। तो 3 से 9 को काट दिए तो 3 3 9, तो ये बचेगा 3C² बराबर Q²। अब देखिए यहाँ पे Q² किसके बराबर है, 3 गुणे C² के बराबर है। इसका मतलब 3Q² को भी काटेगा। अभी
3 किसको काट रहा था, पी स्क्वायर को काट रहा था। अब यहाँ से ये सिद्ध हो रहा है कि 3 क्यू स्क्वायर को भी काटेगा, अर्थात क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, इसलिए इसे क्यू भी विभाजित करेगा। हाँ, क्यू विभाजित कहने का मतलब जब 3 से क्यू स्क्वायर विभाजित है तो 3 से क्यू भी विभाजित होगा, ये मतलब है 3 से क्यू विभाजित होगा, क्योंकि 3 से क्यू स्क्वायर विभाजित है, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया समझाया, वही मतलब है। अतः P तथा Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। मतलब जो हमने P/Q लिखा है ना, ये यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अतः ये सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि एक ही संख्या से 3 से P और Q कट रहे हैं, अभी हमने जो सिद्ध किया, इसका मतलब सह अभाज्य नहीं है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि हमने अभी माना है कि √3 बराबर P/Q, और P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या तभी होती है जब यह सहभाज्य ना बचे, कुछ कट ना रहो, बिल्कुल जिसे 3/5, इस कोई नहीं सहभाज्य यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे 14/21 लिख देंगे तो 14 7 से कटेगा और 21 भी 7 से कट रहा है, तो इसमें एक संख्या 7 है जो दोनों को काट रही है, समझ रहे हो ना। तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं है, पहले इसको 7 से काटना पड़ेगा, इसके बाद जो लिखेंगे काटने के बाद वो परिमेय संख्या है। तो वही बात है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P तथा Q क्या है, P तथा Q सह अभाज्य हैं, सहभाज्य है, ठीक है ना। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है, क्योंकि हमने जो कल्पना की है कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत है। कारण है कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब हमारी कल्पना गलत है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये इस तरह से ये प्रश्न सिद्ध हो गया।